नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा चल रही है। IKS के नाम से जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आज हम बात करेंगे भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसकी। देखिए, हमारे यहां आज भारतवर्ष में जो शिक्षा पद्धति है, यहां पे स्कूल हैं। आप स्कूल से आगे चलते हैं तो जूनियर कॉलेज कह सकते हैं या हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल उनको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की तरफ उनको इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं। उसके बाद कॉलेज आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, डॉक्टरल डिग्री की भी बात है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे चल रही इस पूरी शिक्षा में से अगर ध्यान देकर के देखा जाए या कोई सर्वे किया जाए तो पता चलेगा 10% भी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं जो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हों। सबको, और वो माता पिता का भी उसमें कंसर्न रहता है कि भाई डिग्रियां मिलनी चाहिए, हर वर्ष आप पास हो जाएं। आपकी मूल्यांकन पद्धति भी इसी प्रकार की है। आपके स्किल्स को कोई नहीं देखता है, क्योंकि जो आपकी आंसर शीट जांचने बैठते हैं बोर्ड के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में, वो तो आपको जानते तक नहीं है, और आपको ना जान पाए इसी प्रकार से आपकी आंसर शीटें बारकोड वगैरह से ढक के दी जाती हैं उनको। उसका एक अपना पक्ष है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आज का अध्ययन डिग्री के लिए है। इसी का यह परिणाम है कि आपके पास चाहे जो डिग्री हो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो नेट स्लेट की एग्जाम देनी है, बैंक में जाना तो बैंकिंग की एग्जाम देनी है, रेलवे में जाना तो रेलवे की एग्जाम देनी है। आपको जिस सेक्टर में जाना उस सेक्टर की परीक्षा आप पास कीजिए, क्योंकि आपकी डिग्रियों पे किसी को भरोसा नहीं है। और इन डिग्रियों के बाद अगर आपने ज्ञान हासिल किया है तो आप स्किल्ड हो जाएंगे। फिर आप नौकरी करेंगे नहीं, आप अपने यहां नौकरी करवाएंगे। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा नहीं चाहिए था। उनको तो ऐसे भारतीय चाहिए थे जो उनके ताबे में रहें, उनके यहां नौकरी करें। इसलिए उन्होंने इस शिक्षण पद्धति को लागू किया। बड़ा कठिन है। एक बार जो चीज अप्लाई हो जाती है ना, तो उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। सरकार प्रयास कर रही है, करने भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो पर्याप्त है। महाभारत में एक उल्लेख आता है, युधिष्ठिर के यहां सभा पर्व में वर्णन आता है कि कितने विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनके लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मैं एक सामान्य बात आपसे कह देता हूं कि सरकार जो है शिक्षण का प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, उससे समाज का कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ समाज को हानि और हानि ही होगी। मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा।
पहले हम भारतीय परंपरा को भी देख लेते हैं। हमारे यहां पाठशाला पद्धति थी, हर गांव में एक पाठशाला हुआ करती थी। मैकाले ने जब रिपोर्ट भेजा तो उसने कहा कि भारत में 93% साक्षरता है। ये मैं मैकाले के समय की बात कर रहा हूं, जब यूरोपियन कंट्री में या इंग्लैंड में उस समय साक्षरता का दर जो है 50-52% था, तब भी हमारे यहां 93% लोग साक्षर हुआ करते थे। और इसका एकमात्र कारण था प्रत्येक ग्राम में पाठशाला का होना। वो आपको अक्षर ज्ञान करा देते, जोड़ बाकी गुणा भाग, और जिसको आप अक्षर ज्ञान कहते हैं, वो सारी चीजें वहां प्राप्त हो जाती। इससे अधिक अगर किसी को पढ़ना है तो उसके लिए गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल की पद्धति इस प्रकार की थी कि वहां संस्कार होने के बाद ही बच्चे जा सकते थे। यानी बाकायदा उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वो द्विज बनेंगे और फिर वो पढ़ने के लिए जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, शिक्षा पे सबका अधिकार था, वेद पठन के लिए भी सबका अधिकार था, क्योंकि हमारे यहां स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण में, जन्मना जायते शूद्र। हर व्यक्ति जन्म से तो शूद्र ही होता है। संस्कारात द्विज उच्यते, जब उसके संस्कार होते हैं तब वो द्विज बनता है। तो गुरुकुल में जाने के लिए जरूरी था कि गुरु के पास से दीक्षा ली जाती थी और वो उसका संस्कार करता था, और जो गुरु जिस शिष्य का संस्कार करता था उस गुरु के गुरुकुल में जाकर के वो शिष्य पढ़ा करता था और आजीवन उसको अपना गुरु मानता था। आज हमसे पूछा जाए कि आपके प्राइमरी में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन थे, तो हमें नाम नहीं पता होगा। अरे आपको स्कूल में कौन पढ़ाता था, उनका भी नाम पता नहीं होगा। चलिए हम अपने विषय पे रहते हैं। आजीवन उस गुरु का शिष्य बन के रहता था, क्योंकि गुरुकुल में ही उसको रहना होता था। फिर चाहे राजा दशरथ का पुत्र हो, जो बाद में भगवान के रूप में जाना गया, चाहे वो स्वयं योगेश्वर भगवान के रूप में जाने गए श्री कृष्ण हो, या गरीब घर का सुदामा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए गुरु के घर में एक ही मापदंड था। अगर सुदामा लकड़ी काटने, लकड़ी समिधा बीनने के लिए जाएगा, तो कृष्ण को भी उस कार्य के लिए जाना होगा। आज हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? कि कोई बड़े घर का बच्चा होगा तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएगा, गरीब घर का होगा वो कुछ अच्छे कपड़े पहन के नहीं आएगा, तो स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा, वो अंतर ना मालूम पड़े, इसलिए सबको एक जैसा ड्रेस पहनाओ। क्लास में तो एक जैसी शिक्षा सबको दी जाती है, लेकिन वो गरीब घर का बच्चा ट्यूशन कहां जाएगा, अमीर घर का बच्चा ट्यूशन कहां जाएगा, उसके आधार पे उसके आगे का भविष्य निर्धारित हो जाता है भाई। तब ऐसा नहीं था। गुरुकुल में रहने वाले हर विद्यार्थी के साथ एक जैसा व्यवहार होता था। हर विद्यार्थी को भिक्षा के लिए जाना होता था। स्वयं भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से भिक्षा के लिए जाते थे। समाज का वर्ग हमेशा इसके लिए तैयार रहता था कि आज हमारे यहां अगर ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए आ जाए तो हम उसको भिक्षा में क्या ना दे दें। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी भिक्षा के लिए आया और एक कटोरा आटा उसकी झोली में डाल दिया गया, नहीं। भिक्षाम देहि आकर के अगर उसने कह दिया है
तो वो गृहस्थ ये चाहता था कि इसको मैं अधिक से अधिक क्या दे सकता हूं, वो मैं इसको दूं भिक्षा के रूप में। कारण किसी अन्य गुरुकुल में पढ़ने वाला उसका पुत्र भी इसी तरह किसी जगह भिक्षा मांगने के लिए गया होगा, तो उसको भी मांगने के समय पे समस्या नहीं होनी चाहिए। परिणाम, गुरुकुल से पढ़ के जब विद्यार्थी बाहर आता था तो उसको पता होता था कि मैं कैसे पढ़ा हूं, इस समाज ने भिक्षा देकर के मुझको पढ़ाया है, इसलिए इस समाज के प्रति मैं ऋणी हूं, मैं इसके पैसे से पढ़ा हूं। उसके बाद शिक्षा पद्धति ऐसी है कि सरकार पढ़ाती थी, तो लोगों को रहता था कि सरकार ने हमको पढ़ाया है। अब जब प्राइवेट एजुकेशन का जमाना आ गया है, तब तो वो कहता मेरे बाप ने 50 लाख खर्च करके मुझे डॉक्टर बनाया है, अब तो भैया डॉक्टर बन गया हूं तो 50 लाख तो पहले वसूल करूंगा, ब्याज के साथ वसूल करना पड़ेगा। अगर वो 50 लाख का 1 करोड़ नहीं किया तो फायदा क्या है? फिर आप उस डॉक्टर के पास से अपेक्षा रखें कि वो गांव में जाना चाहिए, गांव में जाकर के उसको लोगों की सेवा करनी चाहिए, या उसको शहर में ईमानदारी से अपना हॉस्पिटल चलाना चाहिए। नहीं चलाएगा, क्योंकि आपकी शिक्षा पद्धति में वो दोष आकर के खड़ा हो गया है। आपने उस शिक्षा पद्धति को ऐसा दूषित बना दिया है जिसमें ना तो उसको समाज के प्रति जवाबदारी दिखाई देती है, ना उसको सरकार के प्रति जवाबदारी दिखाई देती है। उसको पता है कि या तो उसके पिता ने पैसा खर्च किया है, या उसने खुद मेहनत करके अगर पढ़ाई की है तो उसने खुद पैसा कमाया है और खर्च करके वो पढ़ा है, और इसलिए उसकी जवाबदारी या तो अपने प्रति है या अपने परिवार के प्रति है, ना उसकी जवाबदारी समाज के प्रति बनती है। कसम खिलाने से, सौगंध दिला देने से कुछ नहीं होता है। आप भी तो संसद में जब सांसद के रूप में शपथ खाते हैं ना, तब आप भी तो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। तो भारतीय शिक्षा पद्धति की बात कर रहे थे। उन गुरुकुल में से जो विद्यार्थी बाहर आते थे वो अपने अपने विषयों के निष्णात होते थे, क्योंकि एक ही गुरुकुल में हर प्रकार की शिक्षा मिलती थी। और जब विद्यार्थी निष्णात होकर निकलता था तो वो किसी के यहां नौकरी नहीं ढूंढने जाता था। भाई ये तो हिंदी की कविता के समय में भी ये कहा गया कि उत्तम खेती मध्यम वान अधम चाकरी। तब तक नौकरी को अधम माना जाता था। अब ये तो आज का समय ऐसा आ गया कि भाई जिसके पास नौकरी है उसको छोकरी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, और जिसके पास नौकरी नहीं है भैया वो तो या तो बहुत बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस हो, आपके पास कार बंगला बैलेंस सब कुछ दिखाई दे रहा हो, तो कोई मानेगा कि आप अच्छे व्यापारी हैं, ठीक है आपको पुत्री दे दी जाए। नहीं तो लोग देखते हैं कि नौकरी है, धंधे पे तो कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। तात्पर्य यह है कि समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। उस गुरुकुल में पढ़ने के बाद जैसे आज स्पेशलाइजेशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जैसे डॉक्टरेट की डिग्रियां होती हैं, इस प्रकार से उस समय भी हमारे यहां श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन जैसे आज है वही स्थिति उस समय थी। आज ऐसे कॉलेज हैं जो यूजी लेवल पे भी पढ़ाते हैं, पीजी लेवल पे भी पढ़ाते हैं। कर्ण को द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में पढ़ाया, लेकिन यूजी लेवल तक तो पढ़ाया। जब उसने कहा मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए, मुझे पीजी करना है, तो उन्होंने कहा भैया नहीं, इसका अधिकार तो अर्जुन को है, इसके लिए हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं ना कि कर्ण अर्जुन के बीच में स्पर्धा थी, वो इसीलिए थी क्योंकि दोनों द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। हां, जब दिव्य अस्त्र प्रदान करने का नंबर आया तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को देख करके यह कहा कि आपकी क्षमता से बाहर की चीज है,
आप शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप दिव्यास्त्र के अधिकारी नहीं बन सकते। और पेशेंस उस पराकाष्ठा का पेशेंस होना चाहिए जो भारत के पास आ जाए। हम परमाणु परीक्षण करते हैं, हम परमाणु को लेकर के कुछ भी करें, लेकिन कोई भी देश हमारे ऊपर परमाणु बम बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए प्रतिबंध नहीं लगा पाया। हमने सारे परीक्षण किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी सभी देशों के साथ, चाहे 2-4 साल किसी ने कुछ कोशिश कर ली हो, लेकिन उसको झुकना पड़ा, क्योंकि वो जानता है, हर देश को इस चीज का एहसास है कि नहीं, भारतवर्ष में परमाणु नीति का गलत उपयोग नहीं होगा। वही पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, वही उत्तर कोरिया जैसे देशों को लोग देने के लिए तैयार नहीं हो। उन्होंने अपने हिसाब से एकत्रित कर लिया कि वो एक अलग चीज है, लेकिन यही स्थिति कर्ण की थी। तो जैसे यूजी और पीजी चलता है, ऐसे द्रोणाचार्य के यहां यूजी भी चला करता था, पीजी कोर्स भी चला करता था। पीजी में जो मास्टर बनने वाली स्थिति थी, तो हमारे यहां गुरुकुल के बाद विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और ये पूरी परंपरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि यहां अध्यापक अपनी सैलरी के लिए नहीं पढ़ाया करता था, पढ़ाना उसका पैशन था, उसको पढ़ाने का शौक था। अगर वो नहीं पढ़ाए तो उसको खाना हजम नहीं होता, इसलिए वो पढ़ाता था। आज कितने अध्यापक ऐसे हैं? अगर नहीं है तो फिर आज की शिक्षा नीति पे प्रश्न तो खड़े होंगे। तो भैया, संक्षेप में मैं आपसे कहूं तो हमारी प्राचीन शिक्षा नीति पाठशाला, गुरुकुल और विश्वविद्यालय की पद्धति में थी, जिसमें डिग्रियां मुख्य आधार नहीं हुआ करती थीं, जिसमें ज्ञान मुख्य आधार हुआ करता था। और विद्यार्थी जब बाहर निकलता था तो स्किल्ड होता था, वो अपने कार्य को करने के लिए सक्षम होता था। उसके पास शूद्र वर्ग काम करे, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ के आए हैं वो शूद्र वर्ग में नहीं रह जाते थे, उनका तो वर्ण उच्च हो जाता था, द्विज हो चुके हैं। द्विज हो चुके यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से किसी एक वर्ग में वो आएंगे। तो जो नहीं पढ़ा करते थे, ऐसे लोग उनके पास नौकरी किया करते थे। आज की स्थिति ही अलग है। आज तो हर पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढने निकलता है, अनपढ़ की तो स्थिति क्या होगी वो आप समझ सकते हैं। जो जाति व्यवस्था आज है, ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। इसका परिणाम यह था कि हर व्यक्ति को ऊपर आने का अधिकार था। तो उस शिक्षा पद्धति में, जिसमें ज्ञान मुख्य आधार हुआ करता था, जो पढ़ के निकलता था उसको नौकरी की जरूरत नहीं थी। जो पढ़ के निकलता था वो इतना ज्ञानी हुआ करता था, अपने विषय का इतना निष्णात हुआ करता था कि उसके यहां 4 अनपढ़ शूद्र लोग काम कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह थी कि समाज के प्रति वो अपनी जवाबदारी को समझता था। आज की शिक्षा नीति का कंपैरिजन इसके साथ मैंने कर दिया है, और वो तो आप भी जानते हैं। उसमें सरकार की नीतियां और ऊपर से ऐसी आ गई हैं कि उनको सब कुछ प्राइवेट कर देना है। जितने ग्रांट इन एड और सरकारी बंद हो जाएं वो चलेगा। तो फिर समाज में जवाबदारी या कृतज्ञता का कोई भाव विद्यार्थी के मन में नहीं रह जाएगा।